चलो now historians and their sources. Who are historians? Historians are the people who study about the history. And कैसे वो पढ़ते हैं? How they know about the history? Through the different scripts, through the different sculpture, जो old monuments हैं, old pots हैं, जो भी पुरानी चीजें होती हैं, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड या पास्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनको यूज करके हिस्टोरियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. Okay, historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अब जो ये टॉपिक है historians and their sources, इसमें हमें यही पढ़ना है historians और उनके sources के बारे में कि through which sources they get to know about the history, they get to know about the past. तो फिर क्या है, historian जो है क्या करते थे? They use different types of sources. अलग अलग तरह के सोर्स. जरूरी तो नहीं कि हमेशा एक ही चीज मिले. हो सकता है कभी वो उन्हें पुरानी चीजों में कुछ बर्तन मिल जा रहे हैं, कुछ पुरानी ईंटें मिल रही हैं, कुछ पुराने कॉइन्स मिल जा रहे हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट एरिया, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या मिल रहा है उन्हें. बट उन्हें जो भी मिल रहा है पुरानी चीजें, वो उसके थ्रू उस समय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. ये तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और जो उसके रूलर थे हर्षवर्धन उनके बारे में. And now in this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. ये हम एडी में पढ़ेंगे. वी आर नॉट रीडिंग अबाउट बीसी. ठीक है, ये हम अब एडी में आ गए. एडी बीसी क्लियर है? रितिका, एडी बीसी क्लियर है तुम्हारा? यस मैम. ओके, तो जो 700 टू 1750 है, वी आर रीडिंग अबाउट एडी यानी एनो डोमिनी. इसे हम सीई भी बोलेंगे, कॉमन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 700 बाद से 1750. ये जो एरा है ये हमें अभी इस बुक में पढ़ना है. और इससे पहले जो गुप्ता डायनेस्टी था, हर्षवर्धन जो उसमें किंग थे, हमने क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा था. You will notice some continuity in the source used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscription, architecture and textual record for information. अब ये बताओ मुझे, कौन बताएगा? Who will tell कि मैन्यूस्क्रिप्ट और जस्ट अ मिनट, हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट? पढ़ा होगा ना मैन्यूस्क्रिप्ट, क्लास 6 में ये फर्स्ट चैप्टर है. मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, दीज आर द टू थिंग्स. और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? रितिका या आयुषी? हु विल टेल मी? मैन्युस्क्रिप्ट जो रिटन रहते थे हैंड से, एंड इंस्क्रिप्शंस में लिखे किंग और क्वीन लिखे रहते थे अपने लिवलीहुड के बारे में. नहीं नहीं नहीं, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता था? ठीक है, वो हैंड रिटन होता था, बट ये जो है, सुना होगा तुम लोगों ने ताम्रपत्र. जो ताम्रपत्र जैसे पुराने जो पाम लीफ होते थे और हिमालयन में कुछ ट्रीज मिलते थे, उनके बार्क पे हैंड रिटन होते थे ये मैन्यूस्क्रिप्ट. और इंस्क्रिप्शन क्या होता था? या तो ये मेटल पे या ये स्टोन पे जो इंस्क्राइब करते थे, जो खुदाई करके लिखते थे, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट इजीली ये हो जाता, जैसे कीड़े मकोड़े खा लेते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को, क्योंकि वो तो पत्तों के बने होते थे. अभी भी कहीं कहीं म्यूजियम वगैरह में मैन्यूस्क्रिप्ट रखे हुए हैं पुराने. और इंस्क्रिप्शन भी है. एक इंस्क्रिप्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अशोक ने वहां कराया था अफगानिस्तान में, कांधार में. एक उनका अशोक का जो स्क्रिप्ट मिला था, इंस्क्रिप्शन था वो, दैट वाज रिटन इन स्टोन.
So the script, the languages which is written in stone or metal is inscription, and the handwritten languages or script which is written in palm leaves or a bark of tree is known as manuscript. Clear है? Yes, ma'am. समझ में आया? मैम Okay. So this is the difference between manuscript and inscription. Now come to on coins, inscription, architecture, and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual record increased dramatically during this period. अब क्या हुआ कि देखो कुछ सोर्स में तो कंटिन्यूटी रही. कंटिन्यूटी मीन्स क्या कि वही चीजें मिलते रहे हिस्टोरियंस को उस पीरियड में जानने के लिए वो उन चीजों की कंटिन्यूटी मिली. जैसे कि अगर 700 में उन्हें कॉइन मिला तो हो सकता है 800 के लिए, 900 के लिए, 1000 एडी के लिए, 1100 के लिए भी उन्हें कॉइन ही मिला हो. इंस्क्रिप्शन मिल गया, आर्किटेक्चर मिल गया, टेक्सचुअल रिकॉर्ड भी मिल गया, मतलब लिखा हुआ रिकॉर्ड. बट कुछ डिसकंटिन्यूटी भी थी. अब डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ कि जो नंबर और वैरायटी थी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की, यानी लिखी हुई चीजों की, जो इतिहास में लिखा हुआ था वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल गया उन्हें. मतलब बहुत चीजें मिल गई उस समय की, यानी समझ लो बहुत सारी बुक एक साथ मिल गई. जैसे ये होता है ना कि हम पाइल ऑफ बुक हमें मिल गई, बहुत सारी बुक्स हमारे पास मिल गई, हम जा रहे हैं जैसे एक चैप्टर हमें पढ़ना है, हमें एक चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री का ही, आवर पास्ट. अब हम अगर गए उस आवर पास्ट के लिए ढूंढने के लिए उस बुक को, हमें बहुत सारी बुक्स उससे रिलेटेड मिल गई, तब तो हमें कंफ्यूजन होगी ना कि हम कौन से बुक को ले. अगर लाइब्रेरी में जाते हो एक सब्जेक्ट की बुक को लेने के लिए, लाइक की केमिस्ट्री का बुक तुम्हें लेना है, फिजिक्स, ज्योग्राफी, एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, किसी बुक एक बुक को तुम्हें लेना है, तुम ये सोच के जाते हो कि ठीक है हम ज्योग्राफी की बुक आज हम लाइब्रेरी से लेकर आएंगे. बट जब वहां तुम डिफरेंट राइटर्स की बुक देखोगे सेम उसी सब्जेक्ट की और सेम उसी टॉपिक पे, तो कंफ्यूजन तो होगी ना कि हम कौन सा उठाएं कौन सा ना उठाएं, कौन सी चीजें हमें सही से समझ में आएंगी या कौन सी चीजें सटीक है, कौन सी चीजें करेक्ट ऑर्डर में है, ये तो कंफ्यूजन होती है. तो सेम यही चीजें हुई कि ये जो है ये ड्रामेटिकली उस पीरियड में काफी इंक्रीज हो गया नंबर बुक्स का. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. और क्या हुआ, बाकी जो अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिस्प्लेस होती गई. मीन्स वो चीजें खोती गई, अलग होती गई. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली became cheaper and more widely available. अब उस समय क्या हुआ कि पेपर जो है वो सस्ता हो गया. अब स्टोन पेपर के, अभी अगर मान लो हमें स्टोन पे लिखना हो तो वो कितना कॉस्टली होगा और उसे रखना कितना कॉस्टली होगा. मान लो ये सारी चीजें जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ अगर ये किसी स्टोन पे लिखा होता या फिर किसी बार्क पे लिखा होता तो इजीली हम पढ़ पाते उसे. क्या तुम इजीली उसे अपने शेल्फ पे रख पाते? नहीं रख पाते. नो मैम. हाँ, क्योंकि वो प्लेस भी ज्यादा वो ऑक्यूपाई कर रहा है और उसे संभालना भी बहुत मुश्किल है. तो यही हुआ उस समय जब लोग पेपर के बारे में जानने लगे, वो उस समय पेपर यूज करने लगे, तो फिर क्या हुआ, जो स्टोन थी, जो भी वैसी चीजें थी लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट, वो कम होती गई. और पेपर उस समय सस्ता भी था तो लोगों के लिए इजीली अवेलेबल था, लोग उसे यूज करने लगे पेपर को. पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट. जैसे जो होली टेक्स्ट, अब क्या हुआ, रामायण, गीता और कुरान, मतलब जैसे अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग होली टेक्स्ट होते हैं ना, मंत्र वगैरह, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, मतलब जो उस समय के शासक थे, जो किंग्स थे, उनके बारे में कहानियां, लेटर्स, यानी लेटर तो पता ही है, पत्र वत्र, टीचिंग्स ऑफ सेंट, मतलब जो साधु संत उस समय क्या बता रहे हैं, उनके उपदेश क्या थे,
पिटिशंस यानी रूल्स, जुडिशियल रिकॉर्ड, उस समय मतलब कौन चोर है, किसने चोरी की, किसको क्या कौन सी सजा दी गई, these are the judicial records. And for register of accounts and taxes, अब की अकाउंट्स में कितने पैसे आए, कैसे गए, हिसाब किताब होता है ना वो, फिर कितने टैक्स किसके ऊपर लगे हैं, किसको कितना टैक्स देना है, ये सारी चीजें उस समय, किस समय 700 AD to 1750 AD। हम अभी ये पढ़ रहे हैं, दिस इज द मीडिएवल हिस्ट्री। हम जो अभी पढ़ रहे हैं इसे हम मीडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली। फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज medieval हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री तुम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा एंड नाउ वी आर रीडिंग medieval हिस्ट्री। ठीक है, और आगे फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8-9 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। तो कहा कि हम मैन्यूस्क्रिप्ट, हाँ, people used it to write holy texts, यहाँ हो चुका था ना। मैन्यूस्क्रिप्ट were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples। अब क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट कौन रखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट कौन कलेक्ट करते थे, जो धनी होते थे, मतलब जो उस समय के सेठ साहूकार लोग होते थे, जो रूलर्स होते थे, जो किंग वगैरह हो गए, रिच होते थे जो, हाँ जो रिच हो गए, रिच तो यहाँ हो गए वेल्दी पीपल, रूलर्स हो गए कि उस समय के जो किंग हो गए, जो तुम्हारे जो एम्पेरर हो गए, मोनेस्ट्रीज में मॉन्क्स वगैरह रखते थे और टेम्पल्स में रखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट को, क्योंकि ये लोग उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट को अफोर्ड कर सकते थे और पेपर बिकम्स चीपर देन मैन्यूस्क्रिप्ट। पेपर पे लिखना ज्यादा इजी था रेदर देन ऑन द लीफ ऑफ palm leaf or on the bark of tree. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. अब क्या हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स जो उस समय के मिले थे वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो दे रहे थे हिस्टोरियंस को, बट उनको यूज करना बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, अब चलो ये देख लें इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ पेपर। देखो इसको एक बार देख लेते हैं। Compare the following. In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper. So he was the writing of a manuscript. He did not want write the paper and used it. अब क्या हुआ कि middle of 13th century यानी 1350 के आसपास, middle मीन्स क्या हो गया, जो बीच का साल, like 1345 to 1355, wanted to copy a book। वो उसे एक बुक मतलब एक कॉपी चाहिए, बुक की कॉपी बनानी थी उसे, एक बुक को कॉपी करना था, लाइक किसी बुक को देखकर उसे दूसरी जगह लिखना था, बट उसके पास एनफ पेपर नहीं था। ही डिड नॉट हैव दैट मच पेपर टू राइट दैट बुक इन अ डिफरेंट स्पेस। तो फिर उसने क्या किया, मैन्यूस्क्रिप्ट को हम वॉश कर सकते थे क्योंकि वो तो पत्ते हैं, बार्क है, तो उसको तो हम वॉश तो कर सकते हैं ना। फिर उसने क्या किया कि जो जिसकी उसे जरूरत नहीं थी मैन्यूस्क्रिप्ट की, उसने वॉश किया, उसे सुखाया और फिर यूज किया। तो ये थोड़ा सा टफ नहीं हो गया कि जो और पिछली चीजें तो फिर खत्म हो गई, जो उसमें पहले लिखा हुआ था भले उसके लिए वो यूजफुल ना रहा हो, बट हिस्टोरियंस के लिए तो वो यूजफुल होगा ना, वो कुछ ना कुछ तो हमें पता चलता उस समय के बारे में। बट उसने क्या किया, क्योंकि उसके पास कुछ और नहीं था, सो ही वॉच दैट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड राइट दैट अबाउट दैट बुक एंड कॉपी दैट बुक। जो उसे कॉपी करना था उसने उस बुक को कॉपी किया। अ सेंचुरी लेटर, 100 साल के बाद, यानी 1445 to 1455, 50. if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. अब क्या होता है कि उस समय जब कोई कुछ खरीद रहा है तो क्या करते हैं, शॉपकीपर उसे कागज में लपेट के दे देते हैं। अभी भी होता है ना? यस मैम। कभी जाओ कुछ लेने खरीदने तो वो कागज में लपेट के, पेपर में लपेट के दे देते हैं। तो ये बताओ कि पेपर कब ज्यादा सस्ता था, 13th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में? 13th सेंचुरी मैम, 13th में सस्ता था। ना ना ना,
महंगा 14th कब में। था? महंगा 13th में था, मैं सस्ता पूछ रही हूँ, सस्ता कब था? इजीली अवेलेबल कब मैम था? 14 में, द मिडाइवल 14 पीरियड में। राइट। क्योंकि देखो जब वो पेपर सस्ता है तभी तो वो लपेट के दे रहा है ना। और 13th में उसने कितने एफर्ट लगाए थे, उसने मैन्यूस्क्रिप्ट को वॉश किया, फिर उसने लिखा, क्योंकि उस समय पेपर इजीली अवेलेबल नहीं था। सो ही डिड ऑल दिस एफर्ट। If the paper was easily available, then why he put that effort on? He can use the paper easily, but no, at that time paper was not available easily. So after 100 years, paper was easily available, and shopkeeper wrap the food or other items in some paper. Okay. They were placed in, अब क्या हुआ कि manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. ये तो clear है. They were placed in libraries and archives. तो क्या हुआ कि वो कहाँ रखे जाते थे? जो manuscript थे वो लाइब्रेरी में रखते थे या फिर आर्काइव में. आर्काइव क्या होता है? कभी अगर कंप्यूटर वगैरह यूज करोगे तो आर्काइव फाइल भी होता है उसमें. You can archive the things. Archive means ये होता है कि a place where documents and manuscripts are stored. ऐसी जगह जहाँ पे हम manuscript और documents को store करके रखते हैं. अभी क्या होता है ना, जितने भी national और state government है, like central government and state government, और वो सारे जितने भी उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और जितने भी उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसे आर्काइव में ही रखते हैं. दिस इज द सेफेस्ट प्लेस. मतलब ऐसी जगह जहां हम अपने डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट को सेफली रख सकें. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया था ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, बट वो काफी डिफिकल्ट होता है यूज करना दैट टाइम्स. अभी नहीं, उस समय की जो चीजें थी, क्योंकि मे भी कुछ लैंग्वेजेस उन्हें समझ में ना आती होंगी. कोई रिटन फॉर्म्स, मतलब जो जिस लैंग्वेज में वो लिखी गई होंगी वो लैंग्वेज पढ़ना मुश्किल होगा. वो हम आगे आगे पढ़ेंगे. There was no printing press in those days, so scribes copied the manuscript by hand. अब क्या होता था उस समय, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होती थी कि आराम से गए भाई प्रिंट करवा लिया. कोई बात नहीं, अब तो घर में प्रिंटर अवेलेबल है. अच्छा मुझे ये प्रिंट चाहिए इसकी, तुरंत मैंने कमांड दिया प्रिंट और प्रिंट निकल कर आ गया मेरे पास. बस बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था. कोई प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी, कोई प्रिंटर अवेलेबल नहीं था. तो उस समय क्या होता था, लोग क्या करते थे, हाथ से लिखते थे. अगर मुझे इस पेज की कॉपी चाहिए, अगर ठीक है ये मैं यूज कर रही हूँ, तुम्हें ये सेम कॉपी चाहिए, तुम्हें ये सेम चाहिए पेज, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम इसे प्रिंट के थ्रू नहीं ले सकते. यू कांट टेक इट थ्रू द प्रिंट. तुम्हें ये अपने हाथ से ही लिखना पड़ेगा. या तो मैं लिख के दूं, या तो तुम्हें लिख के देना होगा, या तो तुम्हें खुद से लिखना होगा. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. कभी स्कूल में किया है ना तुम लोगों ने कि हाँ ठीक है चलो आज मैं स्कूल नहीं गई, चलो तुम मुझे अपनी नोटबुक दे दो, मैं कॉपी कर लेती हूँ. होता है ना ऐसा कि आज तो होमवर्क नहीं सॉरी आज क्लास वर्क मैंने नहीं किया, तो तुम मुझे दे दो, आज मैं एब्सेंट थी तो अपनी नोटबुक दे दो, मैं कॉपी कर लेती हूँ. तो वो इजी होता है? ये बताओ, देख कर लिखना. अगर वही चीजें तुम्हें प्रिंट करके मिल जाए तो वो ज्यादा इजी होगा या फिर देख कर लिखना ज्यादा इजी होगा? क्या ज्यादा इजी होगा, देख कर लिखना या उसका प्रिंट आउट लेना? प्रिंट आउट लेना. तो उस समय सोचो कि वो कितना डिफिकल्ट टास्क था कि वो पूरी बुक हाथ से लिख लेते थे. जैसे एक कॉपी बनानी है, 2 कॉपी हो सकता है उनको, 10 कॉपी बनानी हो तो 10 कॉपी और 100 पेज उनको बैठ के हाथ से लिखना होता था. और उसमें देखो फिर क्या डिफिकल्टी आती है. कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने किसी फ्रेंड की नोटबुक ली लिखने को, बट उसकी राइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रही है. हो सकता है उसने पी लिखा हो, तुमने पी की जगह क्यू लिख दिया हो,
उसने बी लिखा हो, तुमने बी की जगह डी लिख दिया हो। होता है ऐसा कभी? पूछते हो कि अरे Yes, ये ma'am. बताना Yes, जरा, ma'am. ये तुमने क्या लिखा है? ऐसा होता था ना Yes, क्लास ma'am. में कि पूछते होगे कि हाँ ये बताओ जरा तुमने क्या लिखा है। तो सेम प्रॉब्लम वहाँ उस समय भी होती थी, क्योंकि सबकी राइटिंग अलग अलग होती है ना। अब मेरी राइटिंग अलग है, तुम्हारी राइटिंग अलग है, रितिका की राइटिंग अलग है, आयुषी की राइटिंग अलग है, सबकी राइटिंग अलग अलग है ना। तो अब Yes, ma'am. सबकी मैं जो लिखूंगी हो सकता है कि तुम उससे कुछ और पढ़ो, तुम जो लिखोगी मुझे लगेगा कि मैं कुछ और पढ़ रही हूँ, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम उस समय भी होती थी। उसमें क्या होता था कि जैसे मुझे तुम्हारी नोटबुक से देखकर लिखना है, मैंने लिखी, तुमने अगर मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा है, मैंने इसकी जगह इंस्क्रिप्शन लिख दिया, मैंने इसकी जगह कुछ और लिख दिया। यहाँ जैसे प्रिंटिंग लिखा हुआ है, मैंने इसकी जगह प्रिंटिंग लिख दिया। ठीक है, मुझे लगा ये पी नहीं ये टी है। प्रेस की जगह मैंने कुछ और लिख दिया, दोस्त की जगह मैंने दीज लिख दिया है। तो ये तो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। अगर मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया तो चेंज हुआ ना। तो Yes, यही ma'am. चीजें होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट में, यही प्रॉब्लम होती थी कि अगर वो देखकर लिखते थे तो कुछ ना कुछ उसमें सेंटेंस एरर आ जाता था। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, देखो यही लिखा हुआ है यहाँ, फ्रेंड्स होमवर्क, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. Manuscript copyright is somewhat similar as scribes copied manuscript. They also introduced small changes, a word here, a sentence here. These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text becomes substantially different from one another. वही चीज हो गई। अब मान लो एक को देखकर दूसरा कॉपी करता गया करता गया करता गया, तो अब चेंजेस आई। मान लो आज मैंने जो लिखी, ठीक है, आज मैंने तुम्हारी नोटबुक देखकर लिखी, फिर मेरी नोटबुक देखकर कोई और लिख रहा है, फिर उसकी नोटबुक देखकर कोई और लिख रहा है, तो ये तो चेंज चलता गया ना। और जो 100th पर्सन होगा, जो 100वां व्यक्ति होगा जिसने ये चीज सेम लिखी होगी, तो मेरी राइटिंग और उसकी राइटिंग में डिफरेंस होगा, मेरे टेक्स्ट और उसके Yes, टेक्स्ट में। ma'am. एक सिंपल एक गेम है, ठीक है, ये जैसे स्कूल वगैरह में बच्चों के साथ ये होता है, नॉर्मली हम प्ले करते थे। तो इसमें क्या होता था, जैसे फर्स्ट है उसको मैंने कोई बात बोली, एक सेंटेंस दिया, ठीक है, जैसे 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं, जो फर्स्ट बच्चे को मैंने दिया और मैंने कहा कि तुम सेकंड को बोलोगे, सेकंड थर्ड को बोलेगा। अगर कभी हो सके तो घर में भी 4-5 लोगों के साथ, अगर तुम्हारे भाई बहन हो, इकट्ठे मिलो कभी, तो ये गेम खेल कर देखना। जो जैसे तुमने फर्स्ट पर्सन को एक बात बोली और तुम ये बोलोगे कि फर्स्ट जो है वो सेकंड को पास करेगा, ये पास ऑन गेम्स कहते हैं इसको, वर्ड सेंटेंस पास ऑन गेम। जैसे 10 लोग एक साथ एक लाइन में खड़े हो गए, ठीक है, ये 10 खड़े हो गए। अब मैंने इसके कान में कुछ कहा, इसने इसके कान में कहा, इसने इसके कान में, देन ऐसे ऐसे, यहाँ से सीधे यहाँ नहीं बोलेंगे, ये ऐसे पास ऑन होता जाएगा ये सेंटेंस। और जब तुम ये जो 10th पर्सन है इससे पूछोगे कि हाँ क्या बातें बताई तुम्हें, तुमने क्या बात सुनी, तुम देखोगे तुम्हारे सेंटेंस में डिफरेंस आएगा। जो तुमने बोली होगी सेम वही बात ये नहीं बोलेगा बंदा। ये जो 10th पर्सन है, वो जो तुमने ये बात यहाँ बोली फर्स्ट पर्सन को, तुम्हें सेम बात यहाँ 10th पर्सन से सुनने को नहीं मिलेगी। तो यही चीज होती है, यही चीजें यहाँ हुई। जो फर्स्ट पर्सन ने लिखा सेम वही चीजें 10 साल बाद नहीं देखने को मिली। जो हमें बुक 10 साल बाद, वही सेम बुक जो हमें मिला, जिसने 10 साल बाद उस बुक को लिखा था, वो सेम चीज नहीं लिखा हुआ था, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें था। ठीक है, अब समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, this is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today.
अब ये क्या है कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों भाई, ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट तो है ही नहीं। जिसने वो उस सब समय लिखा लिखे हुए था, हैं, जो copied फर्स्ट है। पर्सन था, the first person who wrote that manuscript, we didn't have that copy with us. हमारे पास वो तो नहीं है, हमारे पास उसकी कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट है। यानी कि जिसने उसको कॉपी किया था वो कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट है, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। We are totally dependent upon the copies made by later scribes. Okay. As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. अब क्या हुआ, बहुत सारी कॉपीज हमें वही सेम बुक की मिल गई, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो अब हम सारे बुक को पढ़ के तब हम उस ओरिजिनल बुक को जज करेंगे ना। We will judge the original book by reading all the scripts, by reading all the copied books. सारे कॉपीड बुक्स को हम पढ़ेंगे, फिर हम रियलाइज करेंगे अच्छा वो ओरिजिनल में शायद ये ही लिखा होगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी तो हमारे पास है ही नहीं। वी आर अज्यूमिंग अबाउट दैट ओरिजिनल कॉपी। On occasion, authors revise their chronicles at different times. तो अब ये क्या होता है कि जो भी कहानियां हैं उनकी ऑथर्स की, वो अलग अलग टाइम्स में उसको रिवाइज करते हैं। The 14th century chronicle Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. अब क्या हुआ, एक क्रॉनिकल्स थे, एक टेलर थे, एक स्टोरी टेलर थे। क्रॉनिकल्स मींस होता है कि क्रॉनिकलर मींस होता है कि जो स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी टेलर या स्टोरी राइटर। तो जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्रॉनिकल को कब लिखा था, 1356 में। ठीक है। और फिर उन्होंने जो नेक्स्ट वर्जन था, देखते हो ना रिवाइज एडिशन बुक्स में देखोगे कि हमेशा वो लिखा होता है रिवाइज एडिशन। जब अपने बुक को खोलना तो उसमें दिखेगा रिवाइज एडिशन वगैरह। तो कहाँ थे हम, तो उसने 2 साल बाद लिखा। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960। दोनों एक दूसरे से डिफर थे। अब जो जियाउद्दीन बरानी है, उन्होंने पहला तो अपना लिखा 1356 में और दूसरा लिखा आफ्टर 2 years यानी 58 में। तो 1960 तक जो हिस्टोरियंस थे उनको बस 1358 के बुक के ही बारे में पता था। जियाउद्दीन बरानी के उनने जो बुक लिखा था वो 1958 वाला ही उनको पता था, सॉरी 1358 वाला ही उनको पता था, 1356 वाला नहीं पता था, क्योंकि ये लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस में कहीं हो गया था। ठीक है। अब क्या है, new social and political groups. The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the period. अब क्या हुआ कि 1000 साल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। लोगों जो हिस्टोरियंस थे उन्हें 700 to 1750, ये तो 1000 साल बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना। यहाँ हम 10 सालों की बातों को याद रख पाते हैं, पढ़ पाते हैं सही से? नहीं ना। तो यहाँ 1000 साल के बारे में जानना था। तो ये हिस्टोरियन के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था और बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था। फिर क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द उस समय डेवलपमेंट भी काफी हुई थी इस पीरियड में। 700 to 17 बहुत सारे एम्पायर आए, बहुत सारी डायनेस्टी आई, बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई। तो ये ना मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम था। जो हिस्टोरियंस थे कि वो इनके सबके बारे में क्लोजली मॉनिटर कर पाए, क्लोजली जान पाए, क्योंकि बहुत चीजें जाननी थी। At different moments in this period, new technology made their appearance. अब क्या हुआ, अलग अलग समय में नई नई चीजें आने लगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी। Like the Persian
व्हील्स इन इरिगेशन। अब क्या हुआ, पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए यूज होने लगे थे, अलग अलग टेक्नोलॉजी आने लगी थी। जैसे अभी आ रही है ना, देखते हो कि तुरंत लैपटॉप या कंप्यूटर का वर्जन चेंज हो जाता है, विंडो 8 पहले विंडो 7 फिर विंडो विस्टा, फिर लाइक अब विंडो 10 आ गया। तो वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती गई ना। कभी देखते थे कि पहले वॉशिंग मशीन कैसे आती थी, नॉर्मल आती थी ना कि हाँ भाई कपड़े अलग धो सुखाओ अलग, अब ऑटोमेटिक आने लगी। तो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रहे हैं ना। Yes, ma'am. तो लाइक दिस उस समय भी तुरंत ही टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाते थे। अब क्या हुआ कि उस समय क्या क्या आया, पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, फर आर्म्स कम्बैट में फायर आर्म्स आने लगे थे, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस मतलब टाइप्स ऑफ फूड, नए नए डिशेस बनने लगे, नई नई ड्रिंक्स बनने लगी। फिर सब कॉन्टिनेंट में क्या आए, पोटैटोज आए, कॉर्न आए, चिलीज, टी एंड कॉफी। आलू इससे पहले नहीं आया लेकिन आलू इंट्रोड्यूस हो गया उस समय। कॉर्न आ गया, चिलीज आ गए, मिर्चाई, चाय पत्ती, कॉफी, ये सारी चीजें आने लगी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. अब इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे लोग आने लगे, बाहरी लोग आने लगे, वॉयजर्स आने लगे, पढ़ा है ना, वास्को डे गामा और जो पोर्टुगीज थे ये सब आने लगे थे। एक वॉयजर्स मतलब लोग अब एक Yes, दूर ma'am. से दूसरे देश तक जाने लगे थे, तो वो अपने साथ अब खाने पीने की चीज भी लेके आते थे। अब जैसे कोई आया कहीं से तो वो पोटैटो लेके आ गया, कॉर्न लेकर आ गया, चिली लेकर आ गया, टी कॉफी लेकर आया, और फिर धीरे धीरे वो यहाँ भी ग्रो करने लगा। तो यहाँ पे वो चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, इंडिया में वो चीजें इंट्रोड्यूस हुई, इंडिया के लोग भी धीरे धीरे कल्टीवेशन करने लगे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, उस समय आर्थिक जो थी जो उस समय आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी होने लगी, राजनीतिक अच्छी होने लगी, सामाजिक अच्छी होने लगी, जो कल्चरल चेंजेस थे सांस्कृतिक मानी, लोग एक दूसरे के कल्चर को अपनाने लगे, एक दूसरे के कल्चर को सीखने लगे। ठीक है, अब आज यहाँ तक रहने देते हैं, कल यहाँ से शुरू करेंगे। ओके।